हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीएस एग्जाम स्टडी। दोस्तों, मानव कंकाल तंत्र या ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, इसके बारे में मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाऊंगी, जानकारी दूंगी। इसके मैंने दो भाग किए हैं। पहला भाग जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी और इसका दूसरा पार्ट जो है मेरे अगले वीडियो में आएगा। तो आप दोनों वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और ये दोनों वीडियो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम में ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। इसका ये डायग्राम बना हुआ है, आप देख सकते हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, और इसमें नाम भी लिखे हुए हैं। तो दोस्तों, कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम ये क्या होता है? तो जो मानव शरीर का ढांचा होता है उसको अलग अलग अंग मिलकर बनाते हैं, यही कंकाल तंत्र कहलाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि कितने सारे भाग हैं। ये सारे भाग जब आपस में जुड़कर एक पूरा कंकाल तंत्र तैयार करते हैं, तो इसी से मानव की जो बॉडी होती है उसकी संरचना जो होती है वो उसको एक रूपरेखा मिल जाती है, और ये शरीर की क्या करते हैं, रक्षा भी करते हैं। तो कंकाल तंत्र जो होता है ये अस्थि का बनता है, उपास्थि का बनता है, टेंडन का बनेगा, लिगामेंट का बनेगा। ये जो संयोजी ऊतक हैं, इन सारे संयोजी ऊतकों का बना होता है। अस्थि आप जानते हो, उपास्थि जो होती हैं, जैसे हमारी बॉडी में नाक हो गई हमारी, कान हो गए हमारे, तो ये भी क्या होते हैं, अस्थि कंकाल तंत्र में ही आएंगे। लेकिन ये कुछ थोड़ा सा लचीले भाग होते हैं, तो ये उपास्थियों में आएंगे, उपास्थि। और टेंडन जो होते हैं, मांसपेशी और अस्थि जो होती है, इनके जो जोड़ होते हैं वो टेंडन। और लिगामेंट, जब अस्थि और अस्थि मिलती है, आपस में जुड़ती है, तो वो लिगामेंट कहलाएगी। तो ये सारे जो संयोजी ऊतक हैं, इन्हीं से ये पूरा ढांचा तैयार होता है, हड्डियों का ढांचा बना होता है। और ये सभी हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं और इनके ऊपर मांसपेशियां रहती हैं। तो मांसपेशियां जब रहती हैं तो उन्हीं से ये जो बॉडी है इधर उधर हम इसको हिला डुला सकते हैं, मोड़ सकते हैं मांसपेशियों के माध्यम से। हड्डियां एवं मांसपेशियां जो होती हैं ये शरीर के आंतरिक जो अंग हैं, अंदर के जो अंग हैं, इनकी रक्षा करती हैं। नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उसकी बॉडी में दोस्तों 270 अस्थियां होती हैं, और जब ये बाल्यावस्था में आता है तो इसमें 350 अस्थियां हो जाती हैं। और किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में कुछ हड्डियां क्या होती हैं, वो जुड़ जाती हैं आपस में। तो टोटल कितनी हड्डियां हो गई, 206 हड्डियां ही बॉडी में रह जाती हैं। ये हो गया कंकाल तंत्र, इसके बारे में जानकारी। अब हम आगे जानेंगे कंकाल तंत्र जो होता है इसके प्रकार होते हैं कुछ। तो कंकाल तंत्र के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है बाह्य कंकाल तंत्र, जिसे एक्सोस्केलेटन सिस्टम कहेंगे, एक्सोस्केलेटन। और दूसरा होता है अंतःकंकाल। सबसे पहले बाह्य कंकाल तंत्र जानते हैं। शरीर की जो बाहरी सतह है उस पर भी कंकाल जो पाया जाता है उसे बाह्य कंकाल तंत्र कहेंगे। इसकी उत्पत्ति किससे होगी, भ्रूणीय, एक्टोडर्म या मीजोडर्म से होती है। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जो भ्रूण होता है ये प्राणी के विकास की सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है, और निषेचन के बाद जो होता है, उसके निषेचन के बाद भ्रूण तैयार होता है। इसमें 3 परतें होती हैं। तो 3 परतें, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो यहाँ पर बाह्य कंकाल जो है इसकी उत्पत्ति किससे हो रही है, एक्टोडर्म या फिर मीजोडर्म से हो रही है, और ये आंतरिक अंगों की रक्षा करता है बाह्य कंकाल तंत्र। और ये जो बाह्य कंकाल तंत्र होता है ये मृत होता है। जैसे हमारी बॉडी में बाल होते हैं, ये भी कंकाल में ही आते हैं, लेकिन ये मृत भाग होते हैं। मछली के शरीर पर जो सल्क होते हैं वो भी बाह्य कंकाल में आएंगे। कछुए का जो बाहरी सख्त भाग होता है वो भी बाह्य कंकाल तंत्र में, और पक्षियों के जो पंख होते हैं वो भी बाह्य कंकाल तंत्र में ही आएंगे। दूसरा भाग है इसका अंतःकंकाल तंत्र या एंडोस्केलेटन। शरीर के भीतर ये रहता है, और इसकी उत्पत्ति भी मीजोडर्म से होती है। भ्रूण की यही परत जो है, रोगाणु परत, जिसे जर्म सेल कहते हैं। मीजोडर्म जो है ये एक विकासशील भ्रूण की 3 परतों में से एक होती है, जिसे जर्म सेल परत के रूप में भी हम जानते हैं। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म जो है ये जर्म सेल परत होती हैं। तो जो मीजोडर्म है इसी से अंतःकंकाल जो है ये भी बनता है।
और ये अंतःकंकाल सभी कशेरुकी होते हैं, उनमें सभी में पाया जाएगा। इसके दो भाग रहेंगे, एक अस्थि रहेगा और दूसरा भाग इसका होता है उपास्थि। सबसे पहले हम जानेंगे अस्थि के बारे में। अस्थि जो होती है, जितने भी रीढ़धारी जीव होते हैं, अस्थि सबसे कठोर अंग उसका रहेगी। और अंतःकंकाल जो है, ये पूरा अंतःकंकाल अस्थि से ही बनता है। ये ठोस होता है, कठोर रहेगा और मजबूत संयोजी ऊतक जो होते हैं उनसे बनता है। संयोजी ऊतक, इनको इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ये संयोजी ऊतक क्या करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं, हड्डियों को, मांसपेशियों को ये जोड़ने का काम करते हैं। तो जो संयोजी ऊतक हैं उनसे ये बना होता है। और अस्थियां जो होती हैं, ये शरीर को चलने में सहारा देती हैं और इसके विभिन्न अंगों की सहायता करती हैं। और इसका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स बता दूं मैं, जो मांसपेशियां होती हैं उनके बीच में कुछ गैप होते हैं, जहाँ पर एक तरल पदार्थ भरा होता है, वही मैट्रिक्स कहलाता है। तो जो मैट्रिक्स होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण पाए जाएंगे अस्थि में। और इसमें अस्थि कोशिकाएं एवं कोलेजन तंतु जो होते हैं वो व्यवस्थित स्थित होते हैं। और प्रत्येक अस्थि जो होती है उसके चारों ओर तंतु में संयोजी ऊतक से निर्मित एक आवरण पाया जाएगा, जिसे हम कहेंगे पेरिओस्टियम। इसके द्वारा लिगामेंट, टेंडन तथा दूसरी मांसपेशियां जुड़ी होती हैं। पेरिओस्टियम के द्वारा ये मांसपेशियां जो हैं, ये अलग अलग दूसरी जो मांसपेशियां रहेंगी वो इसके माध्यम से जुड़ी रहती हैं। बोन मैरो, आइए हम जानते हैं बोन मैरो के बारे में। मोटी एवं लंबी अस्थियां, हमारी बॉडी में कुछ मोटी अस्थियां, जैसे रीढ़ की हड्डी होती है, वो मोटी भी होती है और लंबी भी होती है। तो जो ऐसी अस्थियां होती हैं उनमें एक खोखली गुहा होती है, जिसे हम मज्जा गुहा कहते हैं। उसी में एक तरल पदार्थ भरा होता है, उसी को हम बोन मैरो कहते हैं, या उसी को हम अस्थि मज्जा कहेंगे। और अस्थि मज्जा जो होती है वो मध्य में पीली होती है और सिरे पर लाल होती है। तो जो लाल वाली होती हैं वो आरबीसी का निर्माण करेंगी और जो येलो वाली रहेंगी वो डब्ल्यूबीसी का निर्माण करेंगी। आरबीसी जो है वो केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती है। रेड ब्लड कार्पसल्स जिसे बोलते हैं, तो ये रेड बोन मैरो से बनेगी और जो येलो बोन मैरो है उससे डब्ल्यूबीसी का निर्माण होगा। अब अस्थि के प्रकार, जो अस्थि होती है उसके प्रकार होते हैं दो। पहला भाग इसका पहला प्रकार होगा कलाजात अस्थि, या इसको इन्वेस्टिंग बोन भी कहते हैं। जो कलाजात अस्थि होती है इसकी संरचना बहुत ही साधारण होगी। ये त्वचा के संयोजी ऊतक जो होते हैं उन्हीं से इसकी उत्पत्ति होगी। इसे मेम्ब्रेन अस्थि भी कहते हैं। हमारी जो खोपड़ी होती है, जो स्कल होता है, उसमें चपटी अस्थियां पाई जाती हैं। तो वही अस्थियां जो होती हैं वो कलाजात अस्थि कहलाती हैं। ऐसी अस्थियां जो चपटी अस्थियां होती हैं बॉडी में, वो कलाजात अस्थि कहलाएंगी। और दूसरी अस्थि होती है उपास्थि जात अस्थि, या कार्टिलेज बोन इसको कहेंगे। ये अस्थियां जो होती हैं हमेशा भ्रूण की उपास्थि को नष्ट करती हैं और उन्हीं के स्थान पर ये बनती हैं। इसे रिप्लेसिंग बोन भी कहते हैं। और ये रचना में, मतलब इनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो संवहनी या कोशिकीय रहेगा। कशेरुकदंड तथा पैर की जो अस्थियां होती हैं वो उपास्थि जात अस्थियां होती हैं। तो जो उपास्थि जात कार्टिलेज बोन होती हैं ये थोड़ा सा मुलायम रहती हैं। तो ये कशेरुकदंड तथा पैरों की जो अस्थियां होंगी वो उपास्थि जात अस्थियां कहलाएंगी। और दूसरा भाग है इसका उपास्थि। पहला अस्थि हो गया, अस्थि के प्रकार हो गए। अब सेकंड भाग है इसका उपास्थि या कार्टिलेज। इसका निर्माण भी संयोजी ऊतकों से होगा। ये अर्धठोस होती है, पारदर्शक होती है और लचीली होती है उपास्थि। ग्लाइकोप्रोटीन से ये बने जो मैट्रिक्स होते हैं उसी से ये बनती है। इसके मैट्रिक्स जो होते हैं उसमें रिक्त स्थान थोड़े थोड़े रहते हैं, जहाँ पर छोटी छोटी थैलियाँ रहेंगी, वो लैकुनी कहलाएंगी। और जो लैकुनी होती है उसमें एक तरल भरा रहेगा जिसमें कुछ लिविंग सेल पाई जाती हैं, इन्हीं को हम कॉन्ड्रियोसाइट कहेंगे। इसका जो मैट्रिक्स होता है उसमें इलास्टिन तंतु और कोलेजन तंतु पाए जाएंगे और इसके चारों तरफ एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हम पेरिकॉन्ड्रियम कहेंगे। तो ये हो गया उपास्थि। अब हम अस्थि और उपास्थि के बारे में कुछ अंतर है उसको जानेंगे कि इनमें दोनों में क्या अंतर होता है।
सबसे पहले अस्थि। अस्थि जो होती है इसमें अस्थि मज्जा या बोन मैरो पाई जाएगी, लेकिन जो उपास्थि होगी उसमें अस्थि मज्जा अनुपस्थित रहेगी। और सेकंड है इसका जो मैट्रिक्स होगा, अस्थि का जो मैट्रिक्स होगा वो ओसिन प्रोटीन से बनेगा और उपास्थि का मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। और जो इसका पोषण होगा अस्थि का वो रुधिर कोशिकाओं द्वारा होगा, और जो उपास्थि होती है इसका पोषण लसिका द्वारा होता है। लसिका दोस्तों, जो लसिका होती है ये रंगहीन द्रव होता है। ये लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उनकी संख्या इसमें कम होती है लसिका में। तो उपास्थि का निर्माण लसिका द्वारा होगा। ये लचीलापन इनमें होता है उपास्थि में, और जो अस्थि होती है वो कठोर होती है। अस्थि में सेल डिवीज़न नहीं होगा, और जो उपास्थि होती है इसमें सेल डिवीज़न की क्षमता होती है। तो जो उपास्थि होगी वो संख्या में बढ़ेगी, और जो अस्थि होती है ये ऑस्टियोब्लास्ट के कारण बढ़ती है इनकी संख्या। सेल डिवीज़न इसमें नहीं होगा, लेकिन ऑस्टियोब्लास्ट जो है ऑस्टिफिकेशन जिसको बोलते हैं उसके कारण इनकी संख्या बढ़ती है। अब लास्ट में हम कंकाल तंत्र के कुछ कार्य जानेंगे कि कंकाल तंत्र जो है इसका हमारी बॉडी में क्या काम होता है। सबसे पहला है आकृति। ये एक आकृति प्रदान करता है हमारे शरीर को। दूसरा होता है सुरक्षा। ये कंकाल तंत्र जो होता है हमारी बॉडी में जो अंदर के अंग होते हैं उनको सुरक्षा प्रदान करेगा, जैसे कोमल अंग हो गए, मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया, फेफड़े, इनकी रक्षा करेगा। थर्ड है अवलंबन या सपोर्ट। तो जो कंकाल तंत्र होता है, स्केलेटन जो होता है हमारे शरीर का ढांचा बनाएगा और इसको सपोर्ट भी देता है। इसी के द्वारा ही हमारा शरीर जो होता है एक सधा होता है और बॉडी सीधी रहती है। अगला है गति या चलन। कंकाल व पेशियां जो होती हैं ये संयुक्त रूप से कशेरुकी प्राणियों में गति या प्रचलन में सहायता करती हैं। मतलब यहाँ से वहाँ जाना, चलना फिरना, तो ये इसके द्वारा ही होता है। अगला है श्रवण, हेयरिंग। हमारे कान में 3 अस्थियाँ होती हैं, मैलियस, इंकस, स्टेप्स। तो कान में जो अस्थियाँ होती हैं वो सुनने में सहायता हमारी करती हैं। अगला है रुधिराणुओं का निर्माण। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि जो लंबी अस्थियाँ होती हैं उसमें एक मज्जा गुहा होती है जिसमें बोन मैरो जो है वो पाया जाता है। तो लंबी अस्थियों की मज्जा गुहा मैरो कैविटी में रुधिराणुओं का निर्माण होता है। रुधिराणु मतलब रुधिर के जो अणु होते हैं उनका निर्माण होता है, जैसे आरबीसी हो गया तो उसका निर्माण होगा। अगला है जो अस्थि होती है ये श्वसन और पोषण में भी सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों ये था मानव कंकाल तंत्र के बारे में कुछ जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।